नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका राधे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मिल्कीपुर में अग्नि परीक्षा। अयोध्या के पास स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट सपा से छीनने की हर संभव कोशिश भाजपा कर रही है। उपचुनाव की घोषणा जल्द ही हो सकती है, उससे पहले ही भाजपा तैयारियों में जुट गई है। भाजपा ने मिल्कीपुर में प्रदेश सरकार के 6 मंत्रियों को तैनात कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस उपचुनाव की तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। सीएम योगी पिछले 15 दिनों में 3 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। मिल्कीपुर में उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी योगी ने की। उनका 8 जनवरी को मिल्कीपुर में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है। इसके बाद 11 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिष्ठा द्विदिवसीय उत्सव में भी सीएम योगी शामिल होने वाले हैं। आपको बता दूं, फैजाबाद जिले में आने वाली मिल्कीपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर में सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के गोरखनाथ को 12,923 वोटों से हराया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने अवधेश प्रसाद को फैजाबाद सीट से टिकट दिया और अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 55,000 से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया। इस प्रकार विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव भाजपा यहां से हार गई। बल्कि लोकसभा चुनाव में भी मिल्कीपुर सीट पर सपा को 7,733 वोट की बढ़त मिली। वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के बाद भी फैजाबाद में बीजेपी की करारी हार दुनिया भर में चर्चित रही। इसके बाद अवधेश प्रसाद के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद रिक्त हुई मिल्कीपुर सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को चुनौती देने वाली एक याचिका हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के समय ये जो 10वीं सीट है यानी मिल्कीपुर, इसका चुनाव नहीं हो सका। अब उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही इस सीट पर भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इसे देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को भी शुरू कर दिया है। और अब सवाल यह है कि क्या योगी उपचुनाव में मिली जीत की लय बरकरार रख पाएंगे या अखिलेश फिर से परचम फहराएंगे? आज की चर्चा इसी मुद्दे के पास, लेकिन कुछ बयान प्रतिक्रियाएं वो आपको सुनवा देती हूँ। शासन प्रशासन की मिली भगत से उपचुनाव को जीतने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की इस बार सफल नहीं होगी। मिल्कीपुर में पीडीए के पराक्रम और पुरुषार्थ का बल दिखाई देगा और समाजवादी पार्टी इस बार रणनीतिक तौर पर बूथ से लेकर के विधानसभा स्तर तक जो तैयारियां की है वो भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में अंतिम कील ठोक देंगे। अयोध्या की महान जनता इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सरकार में बैठे हुए जो मंत्री हैं लूट खसोट कर रहे हैं, भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भारी भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हुई है सरकार और भारतीय जनता पार्टी अब जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। पीडीए परिवार के लोगों को जिस तरह से इस शासनकाल में दबाया गया है, सताया गया है, उसका नजीर 2024 के लोकसभा के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश और देश ने देखा है। देखिए, बीजेपी का मिल्कीपुर का कार्यकर्ता, बीजेपी का संगठन, प्रदेश संगठन और सरकार के तमाम मंत्री और स्वयं योगी आदित्यनाथ कई बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। मिल्कीपुर चुनाव भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जीतने जा रही। वहां की जनता का आशीर्वाद इस बार हमारे साथ है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में जो विजय हासिल करेगी उससे अखिलेश को आईना दिखाने में आसानी होगी और वो जानेंगे कि उपचुनाव में जो रिजल्ट आया वो कार्यकर्ताओं ने जीत करके दिलाया, वहाँ की जनता के वजह से हम विजय हासिल हुई। और चुनाव में जनता जनार्दन है, वो मीडिया बुला ले, देश भर का इंटरनेशनल मीडिया बुला ले, लेकिन मीडिया से कभी वोट हासिल नहीं होते, वोट जनता देती है। और योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली पे यहाँ की जनता का विश्वास बना हुआ है और मुझे लगता है कि मिल्कीपुर चुनाव जब भी घोषित होगा और जब भी रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका वहाँ फहराएगी। तो मिल्कीपुर विधानसभा पर होने जा रहा उपचुनाव जिसे जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और सपा भी एक संदेश देना चाहती है, क्योंकि 9 सीटों पर जो शिकस्त हासिल हुई समाजवादी पार्टी को, उसके बाद से समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि ये सीट वो अपने हाथ से निकलने दे। इसलिए दोनों ही दल पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं और बीजेपी के लिए ये उन 9 सीटों से ज्यादा जरूरी सीट है जीतने के लिए, क्योंकि ये वो सीट है जिससे संदेश देने की कोशिश की गई थी कि बीजेपी को अयोध्या में हार मिली, राम मंदिर निर्माण के बाद भी बीजेपी को वो जीत नहीं मिल पाई। तो इस हार का बदला बीजेपी मिल्कीपुर जीत कर लेना चाहती है और इसलिए बीजेपी ने अपने 6 मिनिस्टर्स को उतार दिया है, खुद मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने पीडीए फॉर्मूले को लेकर इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि वो मिल्कीपुर सीट पर चुनाव में उतरेंगे। लेकिन मिल्कीपुर का मिजाज
क्या है ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा, क्योंकि योजनाओं का बखान होगा, फिर से राम मंदिर की भी बात होगी और फिर से पीडीए की भी बात होगी, या हो सकता है कोई नए फॉर्मूले के साथ समाजवादी पार्टी आए। बहरहाल अभी ऐसे कोई संकेत नहीं है, तो देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन इस सीट पर जीत हार से बहुत बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि इस सीट पर हार के बाद भी जो नैरेटिव बना, जो संदेश गया, वो बीजेपी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो आइए अब हम मुलाकात करवा देते हैं आपकी हमारे जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे, और उनसे आगे चर्चा शुरुआत करते हैं। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, वेलकम सर। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत। शौर्या सिंह जी सपा से हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत मैडम आपका भी। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। आलोक जी आप ही से शुरुआत। मिल्कीपुर सीट, इन 9 सीटों के साथ अगर कंपेयर कीजिए तो ये 10वीं सीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिस पर कहा जा रहा था कि यहां से पता चलेगा कि वाकई बीजेपी की जीत हुई है। नहीं, लेकिन इस 10वीं सीट पर तब चुनाव नहीं हुआ, अब उपचुनाव दिल्ली चुनाव के साथ होने की खबर सामने आ रही है, इसलिए दोनों ही दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये वाकई साख की बात है, क्योंकि यहां से जो संदेश गया था पिछली बार वो अच्छा नहीं गया था। अब आपको क्या लगता है, जो फॉर्मूला पीडीए का है, अब हम देख रहे हैं कि हमने पहले भी चर्चा की, दोबारा से बीजेपी ने भी अपना पीडीए फॉर्मूला अपना लिया है, उसके साथ क्या ये पीडीए के साथ दूसरा पीडीए काट कर पाएगा आलोक जी, या यहाँ की पॉलिटिक्स कुछ और तरीके से देख रहे हैं? जी देखिए पारुल जी, ये जो मिल्कीपुर सीट चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो अवधेश प्रसाद जी हैं उनकी ये सीट है, तो ये समाजवादी पार्टी की सीट कह लीजिए, तो उनको वो सीट बरकरार रखनी है। वहीं दूसरी तरफ वो चूंकि अयोध्या फैजाबाद का मामला है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा देश प्रदेश में उनका एक लहर रहती है, तो लगता है कि भाजपा अगर वहां नहीं जीत पाएगी तो फिर क्या होगा, तो वो एक मैसेज गलत जाएगा। तो इस लिहाज से अगर देखें तो दोनों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सीट है वो। अब रही बात रणनीति की, तो ये देखिए कि जिस तरह से पीडीए फार्मूला पिछली बार जो चला लोकसभा में, और उसके बाद जो है भले ही उपचुनाव में नहीं चल पाया, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरे पीडीए फार्मूले को लागू करने में लगी है, और धर्म के नाम पे या कह लिया आरक्षण के नाम पे या संविधान के नाम पे वो उस चीज को बनाने में लगी हुई है। और उसकी काट करने के लिए जब इधर अभी संगठन के चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसका भी उनको लगा कि अगर पीडीए का मामला चलता है तो उसने भी बूथ लेवल पे, वार्ड लेवल पे, मंडल लेवल पे अपने पीडीए फार्मूले को वहां पे भी अमली जमा पहनाया, जिसमें कि उनकी काट की जा सके। लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो मिल्कीपुर दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए चूंकि वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद वहां जाकर के जनसभाएं कर रहे हैं, मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि अगर वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो जो पिछला चुनाव लोकसभा का वहां हारे, वो एक उस पर पानी फिर जाएगा और कहने को हो जाएगा कि कम से कम हम अयोध्या की सीट हमारे पास है, मिल्कीपुर की सीट हमारे पास है। और अगर वो सीट हार जाते हैं तो ये एक गलत मैसेज भी जाएगा, और समाजवादी पार्टी को भी एक उत्साह मिलेगा आने के वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो कुल मिलाकर के दोनों दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो भले ही जितने 9 सीटों का जो उपचुनाव हुआ था वो उतना महत्वपूर्ण था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा चर्चा, कहीं ज्यादा एक माहौल मिल्कीपुर को लेकर के बना हुआ है। बिल्कुल एक संजीवनी का काम करेगा मिल्कीपुर अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो, लेकिन इसलिए आसान भी नहीं होगा, क्योंकि पहले 10 सीटें थी, तमाम जो बीजेपी की लीडरशिप थी वो बढ़ गई थी उन 10 सीटों पर, लेकिन अब एक ही सीट पर 6-6 मिनिस्टर। चंद्रमोहन चौबे जी, यहाँ राम जी नया पार नहीं लगा रहे हैं जो 6-6 मिनिस्टर्स उतार दिया आपने? नहीं, देखिए हमारी रणनीति है, हम कैसे वहां चुनाव लड़ेंगे ये हम तय करेंगे, हमारे प्रदेश का संगठन तय करेगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। तो वहां पर चाहे 6 मिनिस्टर उतारे या सारे मिनिस्टर उतार दे, वहां हमारा एक कार्यकर्ता जाए या हमारा पूरा कार्यकर्ता जाए, वो चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के आधार पर लड़ती है। लेकिन ये तो अलग बात हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधा अपने सरकार की उपलब्धियों के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी है उसके आधार पर, जो 2017 से पहले जंगल राज था उसके आधार पर आज जो विकास हो रहा है, जो यहाँ पर 14 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज जो है 60 से भी अधिक मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 56 से अधिक में पढ़ाई हो रही है। आज यहाँ हमारे यहाँ 17 से पहले 2 एक्सप्रेसवे हुआ करते थे, आज जो है 8 एक्सप्रेसवे हैं। हम उस आधार पर जा रहे हैं, हम अपने सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक उन मतदाताओं के पास भी जाएंगे जिन लोगों ने हमको 2022 में मत नहीं दिया था,
या 2024 में मत नहीं दिया था अपना, हम उनके पास भी जाएंगे, उनको हम बताएंगे, अपनी उपलब्धि बताएंगे, और विपक्ष के झूठ का सहारा इन लोगों ने लिया था, वो पूरा इनका हम सच हर घर घर जाएंगे, हर एक मतदाता के घर जाएंगे और इनके झूठ का उजागर करेंगे और अपनी उपलब्धियों को बताकर, अपनी उपलब्धियों के आधार पर उनसे वोट मांगेंगे और हम जीतेंगे। दो ऐसे कोर रूल्स थे जिनको समाजवादी पार्टी लेकर चल रही थी। एक तो जब लोकसभा का चुनाव था तो संविधान आरक्षण, और उसके बाद हमने देखा कि जब राज्य में चुनाव था उस वक्त उन्होंने पीडीए और तमाम मुद्दों को उठाया भी था। लेकिन इसके सामने समकक्ष बीजेपी ने भी पीडीए खड़ा कर दिया है। शौर्य जी, आपके पास आ रही हूँ, क्या लगता है आपको, यहाँ पहले हार से सबक लेते हुए बीजेपी ने चीजों को दुरुस्त कर दिया? उन्हें लगा आपका पीडीए अगर स्ट्रांग है तो उन्होंने समकक्ष अपना पीडीए स्टार्ट कर दिया, और अब आपके पास कोई नया फॉर्मूला होना चाहिए या आप इसी के साथ जा रहे हैं? जी पारुल जी, सबसे पहले तो सोचने वाली बात ये है कि चुनाव से 6 महीने का एक अंतरकाल होता है जिसमें आपको चुनाव कराने होते हैं, और वो 6 महीने का जो अंतराल है वो बीत चुका है। एक याचिका दायर की गई थी, वो याचिका जिसने दायर की थी उन्होंने याचिका भी वापस ले ली। अब योगी आदित्यनाथ जी वहां अयोध्या में बैठे हुए हैं, उन्होंने कैबिनेट के 6 मंत्रियों को वहां पे लगा रखा है और वो प्रतिदिन जो है उनकी मीटिंग्स होती है, गोष्ठियां होती हैं, और अनेक प्रकार के जितने भी मीटिंग्स वो करा सकते हैं अपना बल लगा करके वो कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात पारुल जी यहाँ पे ये है कि आप ये देखिए, अभी तक उनका प्रत्याशी तक जो है वो घोषित नहीं हुआ है। आज हमारे सीनियर नेता हैं, सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, उनके जो बेटे हैं अजीत प्रसाद जी, उनको जो है समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर से टिकट दिया है। लेकिन आप ये देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई वहां से प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई, क्योंकि अयोध्या की जो सीट की एक हार हम कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं, ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या वासी, हमने श्री राम को एक चुनावी मुद्दा बनाया, उसके ऊपर हमने राजनीति की, लेकिन आप ये देखिए, क्या वहां की जनता खुश है? क्या वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता में होने के बावजूद आप वहां की इतनी महत्वपूर्ण सीट हार जाते हैं? इतने भीषण तरीके से आपने उद्घाटन किया राम मंदिर का, वो भावना है, वो हम भी हिंदू हैं, हमारी भावना है, वो राम जी के साथ जो हमारी भावना है वो कभी नहीं जा सकती। हम भी रघुकुल कुल के हैं, वो भावना कभी नहीं जा सकती। लेकिन आज जो हम राजनीति एक ऐसी चीज है जो राजनीतिज्ञ है, जो हमारे नेतागण है, आज आपके ही हाथ में हमारा भविष्य है। आज आपके हाथ में जनता जो रोटी खाती है, जो कपड़े पहनती है, वो राजनीति देती है। लेकिन आपने क्या दिया? आपने सारे सबके अरमानों पे पानी फेर के सिर्फ और सिर्फ घंटी पकड़ाई, तो वहां से आप सीट हारे। हम ये कहते हैं, सीएम आदित्यनाथ जी वहां पे बैठे हुए हैं, आपके अंदर अभी तक इस बात का दम नहीं है कि आपने वहां से अभी तक प्रत्याशी खड़ा नहीं आपका। ठीक है शौर्या जी, आपने अपनी बात रख ली, इसमें आपने तमाम चीजें कही। इसके साथ सवाल ये भी जुड़ जाता है कि उसके बावजूद अगर ये संदेश अयोध्या में गया, फैजाबाद में गया, मिल्कीपुर में गया, तो बाकी आपके जो 9 उपचुनाव सीटें थी वहां पर क्यों नहीं गया? लौटूंगी, सवाल का जवाब दीजिएगा। हमारे साथ वाचस्पति जी भी जुड़े हुए हैं। वाचस्पति जी, क्या सीधा सवाल तो ये है कि आपका कैंडिडेट उतरेगा या फिर इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट उतरेगा, कौन, या फिर अलग अलग लड़ेंगे जैसे दिल्ली में लड़ रहे हैं? जी, जहां तक अभी तक हमारी सबकी जानकारी है, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में इंटैक्ट है। जैसे शौर्या जी ने कहा, तो बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि अभी तक भाजपा ने मंत्री चाहे कितने लगा दिए हों, लेकिन आज तक उनको एक उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। मान भी लीजिए है कि अगर बालकनाथ जी को पुनः टिकट देते हैं तो स्थितियां तो वही रहेंगी। अगर जो विकास की बात करते हैं तो ध्यान देना पड़ेगा कि विकास वहां किसका हुआ है। वह उत्तर प्रदेश के चाहे कोई वरिष्ठ मंत्री हो, देश के चाहे कितने बड़े उद्योगपति हो, उन सब ने वहां पे अपनी जमीनें खरीद ली हैं, और वहां पर से जो कमजोर मजलूम लोगों को था उनको स्थानापन्न किया गया। उससे जो बेरोजगारी पैदा हुई उसका कोई विकल्प नहीं है, उनको कोई रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए गए। तीसरी बात यह है कि अगर बालकनाथ जी के अलावा कोई अगर प्रत्याशी अन्य आया तो निश्चित रूप से हार और बड़ी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया गठबंधन का वोट इंटैक्ट था और आज भी इंटैक्ट है और साथ रहेगा।
तब भी साथ था, नहीं, मैं अब वोट भी की है। बात ही नहीं करती। मेरा शुरुआती हाँ। सवाल ये था कि आपकी तरफ से कैंडिडेट होगा, कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, सपा का कैंडिडेट होगा इस लड़ाई में? आप एक साथ तो दिखते हैं, पहले भी दिखे थे, जो औपचारिक तौर पर नहीं दिख रहे थे, लेकिन हाँ दिख रहे थे। अब ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अब तक आपने कुर्बानी दी, तो यहाँ सपा कुर्बानी देगी क्या, इसलिए पूछा था मैंने। अवधेश प्रसाद जी का तो फाइनल ही है लगभग, उनके पुत्र का। नहीं, हम गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन पे जो निर्णय होगा हम उनको उत्तर प्रदेश में उनका बड़ा श्रेय मानते हैं, बड़ा योगदान मानते हैं, बड़ा दल मानते हैं। हम उनके साथ रहेंगे। जब हमने 9 स्थानों पर अपना प्रत्याशी नहीं दिया तो हम इस पर भी नहीं देंगे, हम उनके साथ रहेंगे। अब सवाल ये है कि सपा हमसे कितना काम लेती है, क्योंकि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी 2 बार के सांसद भी वहीं से हैं, निर्मल खत्री जी। उनका कितना समायोजन करते हैं, कैसे कॉस्ट कॉम्बिनेशन को लेते हैं, कितना भयाक रखते हैं भाजपा। अगर अपने कार्यों पर, अपने विकास की ऊपर, अपने अनुशासन और इन सब हुई ना कि राहुल जी जाएंगे या कोई और जाएगा, आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि बुलाएंगे तो ठीक है, नहीं बुलाएंगे तो कोई नहीं जाएगा। नहीं, जाहिर सी बात है, जब आप बुलाएंगे नहीं तो कोई कैसे जाएगा। जैसे स्थितियों में रहेगा तभी वो, जैसे कि हम लोग 9 विधानसभाओं में अभी गया होगा नहीं, 9 विधानसभाओं में उनका कोई कांग्रेस का सहयोग नहीं लिया था, लेकिन हम पलक पावड़े बैठे रहे, हमारा पूरा संगठन तैयार रहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तैयार रहे, हर विधानसभा में हमारा संगठन तैयार रहा, लेकिन उन्होंने उपयुक्त नहीं समझा। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि नहीं, हम प्रत्याशी हम अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे, उनका ही करेंगे। जो फल होगा, फल जो होगा वो सपा का होगा। फिर वो बात भी सिद्ध हो जाती है ना कि सपा की वजह से ही आपका वोट बैंक बढ़ा, आप अपना कैंडिडेट ही नहीं उतार रहे हैं, आपको वो लग ही नहीं रहा है कि उतने वोट्स भी मिल पाएंगे। फिर वो वाली जो कहावत चल रही है ना अभी, सपा की वजह से आपने सीट ले ली, तो वो फिर वहां पर भी थोड़ा सा डिस्कशन शुरू हो जाता है। पारुल जी, एक चीज कहना भूल गया, लल्लू सिंह जी वहां प्रासंगिक रहेंगे। लल्लू सिंह जी ने कहा था हम तो संविधान बदल देंगे, तो लल्लू सिंह जी का मसला वहां पे रहेगा, क्योंकि वहीं के हैं वो, तो वो बात बार बार आएगी। पीडीए का मामला भी आएगा। भाजपा कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वहां पर कोई असर होने वाला नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि बात यह है कि जिस प्रकार के मुद्दे उस समय थे प्रासंगिक, वो अभी भी मुद्दे वही हैं। वहां पर क्या भ्रष्टाचार खत्म, कैसे संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये नहीं चलेगा ना सर। उपचुनाव मिल्कीपुर में पारुल जी, राम मंदिर किस प्रकार का बना सबको पता है। वहां पर छतें टपक रही हैं, वहां पर किस तरीके की पूरी व्यवस्थाएं हुई हैं, गरीब मजलूम लोगों का रोजगार चला गया, वहां पर धनाढ्य लोगों के बड़े बड़े रिजॉर्ट बन रहे हैं, वो उन्होंने सारा वहां छीन लिया, सड़क चौड़ी करके कई सारे विश्लेषण हुए थे, सारी चीजें हुई। मिल्कीपुर से आप पूरे भाजपा का राम के श्रद्धालुओं को जोड़कर नहीं देख सकते ना, उन पे आस्था रखने वाले लोगों को जोड़कर नहीं देख सकते। बिल्कुल पारुल जी, भाजपा कभी भी वहां पे मजबूत नहीं रही। केवल एक बार वो चुनाव वहां जीते हैं, इसके पहले भाजपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रसेन यादव जी, और उसके बाद कांग्रेस और अन्य दलों का बहुत मजबूत रहा। भाजपा का वो कभी भी गढ़ नहीं रहा, भाजपा का कभी कोई स्थान ही नहीं रहा वहां पर। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी लड़ाई में है। प्रयास खूब कर रहे, 6 मंत्री लेकिन एक बात मैं केवल ऐड करना चाहूंगा कि पूरी की पूरी सपा को और पूरा इंडिया गठबंधन को फॉर्म 7C पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्म 7C में पिछली बार 9 विधानसभाओं में सपा ने और इंडिया गठबंधन ने थोड़ी कोताही कर दी थी, जिस प्रकार लोकसभा में तैयारी की थी। 7C का ध्यान रखिएगा। 7C अगर हमने सभी बूथों पर ले लिए तो जिस प्रकार चुनाव आयोग उनको जिता देता है, लाखों वोट उनके बढ़ा देता है, 5 से 10% उनके वोट बढ़ जाते हैं। डिरेल हो जाएंगे, फिर वही चुनाव आयोग, फिर मैं पूछूंगी कि आप जहाँ जीतते हैं वहां क्यों नहीं बोलते, तो रहने दीजिए, वो डिरेल हो जाएगा। मैं चौबे जी के पास जा रही हूँ, थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, मैंने ये कहा वाचस्पति जी ज्यादा हो गया आपका समय, थोड़ा सा रुकिए, दोबारा कह रहा हूँ 7C रखना चाहिए, मैंने कुछ कहा नहीं। वो सुन लिया शौर्या जी ने, अभी उन्होंने सुन लिया आपकी एक लाइन में 7C। ठीक है, चंद्रमोहन चौबे जी वो अपनी तैयारियों के साथ है और उनका कहना है कि वहां की जनता आपको बार बार नकारे, क्योंकि राम मंदिर निर्माण तो हुआ, लेकिन बाकी जो वहां के बिल्डर्स, डेवलपर्स या जो रिजॉर्ट्स बनाने वाले लोग हैं उनकी चांदी हो गई, आम जनता को परेशानी हुई, पलायन हुआ वगैरह वगैरह, कई सारे कारण उन्होंने गिनाए और वो कारण कह रहे हैं अभी भी यथावत हैं, इसलिए आपकी जीत नहीं हो पाएगी। चौबे साहब। पारुल जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे 3 तैसी। ये तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति आस्था भी नहीं रखते हैं। इन लोग तो सबूत मांगते हैं और कोर्ट में जाकर इनके कपिल आप सर्टिफिकेट देंगे चौबे जी,
नहीं, बीच बारी में जी, आप बारी से, बोल रहे सर, हैं। बारी बारी से, प्लीज, जनता बारी ने बारी आपको से। सर्टिफिकेट आपने नहीं दिया, आपने कभी पूरा भी बोला आपको। सर, सबने आराम से सुना आपको, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आ रही हूँ आपके पास, बिल्कुल अरे समय अभी अपनी मेरे पास। हाँ, एज का कहिए ख्याल चौबे रखिए, साहब। क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप बोल रहे थे, हम बोल रहे चौबे थे, जी, कम टू द पॉइंट। तो कम से कम जी। तो देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी तो राम जी का नाम ये ले रहे हैं तो इनको शोभा भी नहीं दे रहा, क्योंकि यही राम जी के लिए इन लोग कोर्ट में कपिल सिब्बल, राजीव मेनन और जाके इन लोगों ने कहा था कि वहां राम जी तो है ही नहीं, उनका तो अस्तित्व ही नहीं है। इन्होंने राम सेतु को भी उसी बात को नहीं लेकर वोट माना था। मांगेंगे। तो सुनिए तो ना, अरे फिर कहाँ हम, देखिए हम हरियाणा में जीते, काम के आधार पर यहाँ जीते। क्या करेंगे? मिल्कीपुर में क्या करेंगे? जो पुराने मुद्दे थे उनसे सबक लेते हुए अब नया क्या करेंगे? देखिए पारुल जी, जनता ही इनको समझ गई है। जो इनका एक झूठ का फवारा था, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा और जो है तानाशाही आ जाएगा, वो देश की जनता ने देख लिया कि आरक्षण विरोधी कौन रहा है। समाजवादी पार्टी को मौका 22 मिला में, तो इसने 24 में भी प्रमोशन सर, से, सुनिए अब तो, उपचुनाव है। प्रमोशन में, सुनिए, प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने छीना था दलितों का। दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार समाजवादी पार्टी के समय में हुआ था। अंबेडकर जी का अपमान कांग्रेस ने किया था, एक बार नहीं दो बार उनको हराया। उनको हराने वालों को इन लोगों ने जो है पुरस्कार भी दिया, हराने वाले को। लेकिन अंबेडकर जी को कभी इन लोगों ने पुरस्कार नहीं दिया, उनको हमेशा अपमानित किया। यानी इतना अंबेडकर जी अपमानित की भी किया। एंट्री होगी अभी मिल्कीपुर में। देख बिल्कुल, सुनिए तो, ये अब इनका जो जो झूठ बोल रहे थे, इनका झूठ बाहर आ रहा है ना, इसीलिए हरियाणा में हार गए, इसीलिए महाराष्ट्र में हार गए। यूपी में देख लीजिए कौन जीता, हम जीते, इनकी कुंदर की सीट। ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि भाजपा यहाँ कभी नहीं जीती, सुनिए, रामपुर भी हम नहीं जीतते थे, हम जीते। हाँ, हम जो है आजमगढ़ भी नहीं जीतते थे, हम उपचुनाव में जीते। तो आप चिंता मत करिए, कुंदर की जीते हैं। आपको तो हमने आपके सेफई में जो है, मैनपुरी में जहां आप थे, वहां पर आप 10-12 हजार वोटों पे आ गए। सीसा मऊ में बड़ी मुश्किल से जीते। चिंता मत करिए, मिल्कीपुर में भी जो है आप पूरी तरह से हारने जा रहे, क्योंकि आपका झूठ, आपका जो जातवाद का चेहरा है, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आप जो जातवाद का जहर फैला रहे ठीक है, हैं, अब बहुत उसका संक्षेप में अपनी बात रखते जाइएगा। आपको जवाब देगी। ठीक है, मैं त्रिपाठी जी आपके पास बाद में आऊंगी, पहले मैं शौर्य जी के पास चली जाती हूँ, वाचस्पति जी, उसके बाद त्रिपाठी जी, आप कंक्लूजन। ठीक है शौर्य जी, क्या जिन मुद्दों को लेकर आप लोग गए, आप लोगों ने उपचुनाव में भी वो मुद्दे उठाए थे लेकिन काम नहीं किया, आपको लगता है मिल्कीपुर में वो मुद्दे दोबारा काम कर जाएंगे? अरुल जी, सबसे ज्यादा सोचनीय जो चीज या आज के समय में हम लोग जो राजनीति में आए, ये पढ़ा लिखा वर्ग है। हम लोग का जो एक राजनीतिक वर्ग है वो पढ़ा लिखा वर्ग है, और ये देख करके बहुत आश्चर्य होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी इतनी नीच राजनीति पे उतर आई है कि आज वो राम जी को लेकर के आप राजनीति कर रहे हो। क्या आपने अभी तक अयोध्या में कोई भी विकास या कोई भी काम के प्रति ये दिखा करके आपने चुनाव वहां जीतने की कोशिश की? अयोध्या का मतलब क्या सिर्फ राम जी होते हैं? और बिल्कुल, अभी अयोध्या जी की पहचान ही जो है राम जी से है। ये मतलब समाजवादियों के लिए अच्छा, भले ना हो, बनारस, भाई समाजवादियों के लिए साहब, बाबर बनारस होगा, की पहचान क्या लेकिन आप कौन बीच में बोल रहा है? होती है? चौबे जी, अब आप बनारस की इंटरप्ट पहचान क्यों क्या कर रहे हैं? भगवान से खाली होती है? विकास का कोई मुद्दा ही अब नहीं महिलाओं आपने का छोड़ा। सम्मान तो कीजिए। अब आप बीच में महिलाओं का इंटरप्ट क्यों कर सम्मान रहे क्या हैं? करेंगे? चलिए, महिलाओं समय का मेरे पास सम्मान बहुत अभी कम है। क्या करेंगे? ठीक है, और ठीक है, भगवान पे भगवाधारी से भगवान भी आपको सबक सिखाया है। ठीक है, 10 सेकंड वाचस्पति जी, शौर्य जी, इनफ टाइम हो गया। वाचस्पति जी 10 सेकंड। देखिए, जो अभी तक अंबेडकर की बात चौधरी जी ने बीच में ले आए हैं, अंबेडकर जी का कितना अपमान इन्होंने किया, भगवान के सदृश उनको खड़ा। मिल्कीपुर में अंबेडकर जी के अपमान सम्मान की लड़ाई से जीतेंगे क्या चुनाव? ठीक है, शौर्य जी ने अभी बहुत बड़ी बात कही, चंद्रमोहन चौबे जी, उसका जवाब चाहिए। क्या अयोध्या का मतलब राम जी होता, वो कह रही हैं? नहीं पारुल जी, बिल्कुल अयोध्या जी की पहचान ही जो है राम जी के ऊपर है, बाबर पे नहीं है। हम लोग जानते हैं अयोध्या जी को सिर्फ राम जी के नाम पर ही जानते हैं। बिल्कुल, अयोध्या का विकास नहीं हुआ। राम जी का जन्म वही हुआ क्या था। बकवास बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अयोध्या की पहचान ही राम जी है। आपके लिए वो बकवास विकास होगा, नहीं है। क्योंकि जिन लोगों के घर को तोड़ दिया गया, जिन लोगों के घरों को तोड़ दिया गया, उन लोगों को घर नहीं दिया गया, वो कोई मतलब। ठीक है, तीनों को म्यूट कीजिए, त्रिपाठी जी के पास जा रही हूँ। तू मैम के डिबेट से बचिए प्लीज मैडम, प्लीज। मैं चाहती हूँ आप लोगों को जितना समय मिले आप अपनी अपनी बारी में बोल लीजिए, लेकिन तू मैम के डिबेट से बचिए। त्रिपाठी जी, कंक्लूजन पे आते हो,
क्या जिन मुद्दों को लेकर लड़ रहे थे उपचुनाव में भी और 2022-24 में भी, यहां तक आते आते अम्बेडकर जी की भी एंट्री हो गई और भी कई मुद्दे आ चुके हैं, लेकिन संविधान आरक्षण मिल्कीपुर में चलेगा क्या, एक सीट उपचुनाव की, और उसके अलावा पीडीए फॉर्मूले पर जा रहे हैं और बीजेपी हिंदुत्व के नीचे इन सारे धर्म जातियों को लेकर चलना चाह रही है, ये तमाम मुद्दे और वहां का विकास, पलायन, क्या लगता है आपको कुछ बदला है जिसकी वजह से वहां के वोटर्स का मन बदला है या बदलेगा त्रिपाठी जी? देखिए पारुल जी, मुझे लगता है कि जो चाहे लोकसभा का चुनाव जो पिछला हुआ या उपचुनाव जो 9 सीटों के हुए, उन दोनों में जो एक चीजें समावेशी दिखी गई कि उसमें संविधान की बात हुई, इसमें पीडीए की बात हुई। मुझे लगता है मिल्कीपुर सीट एक ऐसी सीट है जहां सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये पीडीए भी चलाएंगे, ये जो कटोगे बटोगे भी चलाएंगे, ये संविधान भी चलाएंगे, साम दंड भेद जो आए वो करेंगे, क्योंकि मिल्कीपुर सीट ही ऐसी है जहां से बहुत बड़ा संदेश न केवल उत्तर प्रदेश राज्य बल्कि पूरे देश को जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो एक सीट है मिल्कीपुर, जिसको जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी स्वप्न से कम नहीं, क्योंकि 2 बार तो हार चुके हैं और इस बार दोबारा जीतना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा संदेश आएगा। राम मंदिर निर्माण के बाद इस सीट को हार गई भारतीय जनता पार्टी, जिसने एक नैरेटिव सेट किया और उसके बाद आपने देखा किस तरह से मुद्दे भी उठाए, पीडीए भी काम किया, उसके अलावा आरक्षण, संविधान भी मुद्दा था, लेकिन अब सिर्फ एक मिल्कीपुर सीट है जिस पर चुनाव होने हैं। तमाम मुद्दों को लेकर आएंगे दोनों ही दल, लेकिन जनता ने अपने मन में क्या सोच रखा है ये तो इलेक्शन के टाइम पर ही पता चलेगा। हालांकि इलेक्शन अभी थोड़ा दूर है क्योंकि तारीखों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और उसके अलावा बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट का नाम नहीं सामने रखा है, ये भी सपा मुद्दा उठा रही है। आफ्टरऑल देखना यह होगा कि अंततः ये लड़ाई कहां तक जाती है। क्या वाकई बीजेपी भगवान राम के नाम पर दोबारा से वोट मांगेगी या भगवान राम के मंदिर के निर्माण को लेकर अपनी बात रखेगी, या जनता को बीच में जाकर कुछ और मुद्दों पर भी बात होगी? सब चीजें भविष्य के गर्भ में, अंततः देखना होगा आगे क्या होता है। दीजिए इजाजत, खबरें जारी है, नमस्कार।